Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy, and today I am going to discuss with you or continue with the chapter New Centers of Power. This is part 3 for this chapter. I have already uploaded 2 parts for the explanation of this chapter, और जो second part का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स का लिंक भी शेयर किया है। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको आप डायरेक्टली पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो और ये नोट्स आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट येस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। So let's start with today's class on this new centers of power. In today's class, I am going to discuss about the countries. These are the 4 countries: China, India, Russia, and Israel. तो चाइना से शुरू करते हैं। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना in 1949, its economy was based on the Soviet model. आप सबको पता है कि सोवियत मॉडल था जिसमें सोशलिज्म फॉलो किया जाता था और जो भी रिसोर्सेज थे, जो यूजफुल रिसोर्सेज, दीज वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड. सिमिलरली इन चाइना ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमी वाज फॉलोड. और अगर हम उस वक्त की बात करें चाइना की, तो चाइना इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड कंट्री था and it chose to sever its links with the capitalist world. उस वक्त चाइना ने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ जो भी कोई लिंक्स थे उनको कंटिन्यू करना ठीक नहीं समझा और उससे अलग ही रहना चाइना ने चूज किया. जो चाइना का मॉडल था, इट वाज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल अक्यूमुलेटेड थ्रू एग्रीकल्चर. जो भी पैसा एग्रीकल्चर के थ्रू अक्यूमुलेट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उससे क्रिएट किया जाएगा एक ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर which would be owned by the state. It helped China to establish the foundation of an industrial economy और इससे चाइना को काफी हेल्प भी मिली और चाइना की जो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की उसमें आप कह सकते हो राइज किया चाइना ने. Employment and social welfare was assured to all citizens. The economy also grew at a respectable rate of 5 to 6%. सब कुछ ठीक चल रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी थी लोगों के पास, सोशल वेलफेयर भी अश्योर किया था गवर्नमेंट ने, और जो इकोनॉमी थी वो भी ग्रो कर रही थी डिसेंट रेट पे 5 to 6%. लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो फेस की गई वो थी कि जो ग्रोथ थी, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इट वाज अनेबल टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन भी साथ के साथ उसी रैपिड स्पीड से, बल्कि उससे भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही थी. अगर पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है तो आपकी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसका बेनिफिट फिर वो सारा जो लार्जर सोसाइटी है या लार्जर सेक्शन है उस तक नहीं जा पाता है. तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद, लेकिन चाइना की जो लीडरशिप थी उन्होंने इसी स्टेज में ये रियलाइज कर लिया कि अब जरूरत थी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की. अगर हम कंपेयर करें चाइना को सोवियत यूनियन से, तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन इसलिए हुआ कि उन्होंने 1990s होते होते भी उन्होंने अपनी जो लिबरलाइजेशन था या प्राइवेटाइजेशन था उसको इकोनॉमी में इनकॉर्पोरेट नहीं किया. लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया. चाइना की जो लीडरशिप थी उन्होंने एक स्मार्ट एक्ट किया एंड इससे ही राइज हुआ चाइनीज इकोनॉमी का. सो लेट्स डिस्कस दैट. China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. So 1978 के बाद से ही ये जो steps उठाए गए थे उनको ही आप relate कर सकते हो कि China emerged as a great power. China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. सबसे पहले जब reforms शुरू हुए 1970s में, तब से ही आप कह सकते हो कि China has been the fastest growing economy. It is projected to take over US as the world's largest economy by 2040. The strength of its economy, together with other factors such as population, landmass, regional location, and political influence, adds to its power in significant ways. तो इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा जो सपोर्ट मिली है वो कुछ और फैक्टर्स भी हैं चाइना के, जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि एक बैलेंस बना है इकोनॉमिक ग्रोथ में और बूस्टअप हुआ है. जैसे कि वहाँ की पॉपुलेशन, स्किल्ड पॉपुलेशन, लैंड मास, चाइना इज अ वेरी बिग कंट्री, रीजनल लोकेशन ऐसी है कि सारी कंट्रीज के साथ आप अपने ट्रेड लिंक्स मेंटेन कर सकते हो, और फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है इस रीजन में. तो इन सारी चीजों से चाइना जो है एक सिग्निफिकेंट पावर के रूप में या सेंटर ऑफ पावर के रूप में आप कह सकते हो राइज कर रहा है पिछले कुछ सालों से. अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वर्ल्ड में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं.
क्योंकि आपको बुक के अकॉर्डिंगली ही सारे पॉइंट्स अपने आंसर्स में इंक्लूड करने होंगे। The major policy decisions regarding new economic policies of China. क्या क्या policy decisions यहाँ पे लिए चाइना की लीडरशिप ने? China ended its political and economic isolation with the establishment of relations with United States in 1972. फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि चाइना ने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ अपने लिंक्स को रोक दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये खत्म किया आइसोलेशन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश किए 1972 में। 4 मॉडर्नाइजेशंस वर प्रपोज्ड। उस वक्त जो इनके प्रीमियर थे झाओ एनलाई 1973 में उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस प्रपोज की। मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। Deng Xiaoping declared the open door policy and rapid economic reforms in China. It was meant to generate higher productivity by investments of capital and technology from other countries. Open door policy शुरू की उन्होंने Deng Xiaoping ने। बेसिकली आप कह सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नाउ वेलकम, और इसकी वजह से जो भी दूसरी कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी या आई, उनसे एक हायर प्रोडक्टिविटी लेवल अचीव करने का डिसीजन लिया चाइना की लीडरशिप ने। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 हुआ, प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर का, और उसके बाद 1998 में इंडस्ट्री का। The trade barriers were eliminated only in special economic zones. कुछ special economic zones create कर दिए गए कि उन regions, उन areas में या उन zones में जो trade barriers थे अब वो exist नहीं कर रहे थे, ताकि जो foreign investors थे वो अपनी enterprises को set up कर पाते। यहाँ पे हम एक बात नोट करेंगे कि जो चाइना ने डिसीजन लिए या जो चाइना ने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, वैसा सोवियत यूनियन ने नहीं किया। इसीलिए सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और चाइना जो है वो एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरा। The 4 ways by which the new economic policy of China benefited its economy, ये जो कैसे बेनिफिट मिला चाइना को, ये जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे या ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अब उन्होंने फॉलो की थी उससे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स। इसमें बढ़ावा हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और रूरल इनकम में, जो लोग थे रूरल एरियाज में रहते थे। रूरल इंडस्ट्री टू ग्रू टू ड्यू टू हाई पर्सनल सेविंग्स इन द रूरल इकोनॉमी। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना होगा, अगर जो कोई भी लोग होते हैं किसी कंट्री के, किसी एरिया के, अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो वो सेविंग भी ज्यादा करते हैं, और जब सेविंग ज्यादा करते हैं तो उससे गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हो एक एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स है वो भी इंक्रीज होता है। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट भी कर सकती है इंडस्ट्रीज लगाने में या किसी भी तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपने सिटीजन्स को। सो रूरल इंडस्ट्री टू ग्रू ड्यू टू हाई पर्सनल सेविंग्स इन द रूरल इकोनॉमी। The SEZs led to a phenomenal rise in foreign trade. ये जो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड में बढ़ावा हुआ, और इस तरीके से चाइना एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया FDIs के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड में अगर हम देखें तो। It helped in strengthening its relations with WTO in 2001 and plans to deepen its integration into the world economy. इस चीज में भी इसको फायदा हुआ और WTO को भी उन्होंने 2001 में मेंबरशिप ली। The 4 negative consequences or drawbacks in the changed Chinese economic system. लेकिन हर चीज अगर हम जब जिसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ वीकनेसेस थी, आप कह सकते हो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए इस ये जो चेंज्ड इकोनॉमिक सिस्टम था उसके, और वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी तरीके के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्कस द 4 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और ड्रॉबैक्स इन द चेंज्ड चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम, और जैसे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसी तरीके से हमारी जो CBSE की मार्किंग स्कीम होती है उसमें पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। The benefits of the reforms have not been equally received. This is first negative consequence कि equally नहीं रिसीव किया गया, मतलब सबको बराबर नहीं मिला इसका बेनिफिट। Approximately 100 million people are still unemployed. Female in employment and condition of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries. ये जो दो एरिया हैं जिस पे चाइनीज लीडरशिप ने फोकस नहीं किया। इकोनॉमी तो खोल दिया आपने, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं उठाए और फीमेल एम्प्लॉयमेंट को भी ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। करप्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हो या इंडस्ट्रीज आपकी सेटअप होती हैं, और अगर आप उन इंडस्ट्रीज में इस तरीके से सिस्टम्स ना इन्वेंट करो कि आपके एनवायरमेंट को नुकसान ना हो तो वो होता रहेगा, और ऐसा ही हुआ चाइना के केस में।
देयर हैज बीन अ राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ी रूरल और अर्बन रेजिडेंट्स के बीच में और कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस के बीच में। कोस्टल एरियाज जो कोस्ट पे होते हैं और इनलैंड प्रोविंसेस जो लैंड आप कह सकते हो इनसाइड द रीजन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस की। देखो, अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करते हैं तो अभी तक भी आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे और पीसफुल रिलेशंस है इंडिया और चाइना के बीच में, और प्रेजेंट स्टेटस भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आपको इन रिलेशंस के बारे में लिखना होगा शुरू से। इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म होने से पहले जो ब्रिटिश यूरोप की तरफ से जो इंपीरियलिज्म हुआ था या कॉलोनाइजेशन हुआ था, उससे पहले दोनों बहुत ग्रेट पावर्स थी एशिया में। After India regained its independence from Britain and China expelled the foreign powers, there was hope that both would come together. So जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो दोनों में ये लग रहा था कि दोनों एक साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे और फ्रेंडली रिलेशंस भी बने दोनों के बीच में शुरुआत में। जैसे कि आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949 इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ये इंडिया की तरफ से पहली शुरुआत हुई फ्रेंडशिप की। Prime Minister Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai adopted Panchshil 5 Principles of Peaceful Coexistence थे, जो 29 अप्रैल 1954 में साइन किए गए प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बीच में और चाइनीज प्रीमियर झाओ एनलाई के बीच में। लेकिन उसके बाद रिलेशन खराब होने शुरू हुए। कब? When the Chinese invasion took place. China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. ठीक है, बफर एक ऐसा रीजन, मतलब एक रीजन या ऐसी स्टेट जो दो अपोजिंग कंट्रीज के बीच में लोकेटेड होती है, तो वो एक बफर स्टेट का काम करती है। तो तिब्बत के केस में भी वही है। लेकिन चाइना ने तिब्बत को 1950 में एनेक्स किया। Tibetan spiritual leader Dalai Lama had sought asylum in India in 1959. China alleged that India was allowing anti-China activities in India. जो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल अजाइलम लिया और उसकी वजह से चाइना ने ये भी ब्लेम किया इंडिया को कि इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुआ दोनों के बीच में दो रीजन्स के ऊपर, एक्साइचन जो लद्दाख रीजन में है और नीफा जो ईस्टर्न रीजन में है। The boundary disputes led to a massive Chinese invasion in October 1962. Finally, China declared a unilateral ceasefire, but relations between the two countries remained strained. तो ऐसा हुआ दोनों के बीच में, ये चाइना ने जब अटैक किया उसके बाद यूनिलेटरल सीजफायर भी किया चाइना ने, लेकिन दोनों के बीच के जो रिलेशंस थे वो काफी स्ट्रेन्ड हो गए। उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जैसे ही कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो कुछ चेंजेस आए दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ अच्छी शुरुआत भी हुई। 4 significant changes in Indo-China relations took place after the Cold War, and these were: first, both India and China considered themselves as rising powers in international politics. After the visit of Rajiv Gandhi in 1988, both governments tried to maintain peace and silence on the border. ये एक स्टेप हुआ, लिया गया। एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन वर साइंड, कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए गए कल्चरल एक्सचेंज से रिलेटेड और कोऑपरेशन से रिलेटेड। 4 बॉर्डर पोस्ट वर ऑल्सो ओपन, जो पहले बंद थी उनको खोल दिया गया। ट्रेड भी शुरू हुआ इंडिया और चाइना के बीच में एंड इट ग्रू एट 30% पर ईयर सिंस 1999। फोर्थ को मैंने यहाँ पे कंबाइन मतलब अलग अलग कर दिया है। एन इंक्रीज इन बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम $338 million in 1992 to more than $70 billion in 2016 was seen. ये एक इंक्रीज हुआ दोनों के बीच में, जो आपसी व्यापार था या ट्रेड था उसमें। ये सारा का सारा जो डेटा है वो आपकी बुक से रिलेटेड है। इंडिया एंड चाइना आर फॉलोइंग द सेम पॉलिसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, तो सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं दोनों की। अगर हम जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उसमें leaders from both countries frequently visit each other's nation, and this way they get familiar with each other. Through an increase in transportation and communication links and working on common economic interests, development of sound economic relation has been taking place. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स में सुधार हुआ है और दोनों के बीच में आप कह सकते हो कि कुछ इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। अब मैं बात करूंगी इंडिया की। वैसे तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो हमारी बुक है वो पूरी की पूरी इंडिया के बारे में है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है या जो ग्लोबल लेवल है उस पे हाउ इज इट कमिंग टू अ राइज।
The 21st century India is being seen as an important emerging global power. The world is experiencing the power and rise of India in multidimensional ways. The economic, cultural, strategic position of the country with a population of more than 135 crores is very strong. ये जो आपको मैंने यहाँ पे नोट शेयर किए हैं ये सीबीएसई की साइट पे भी अवेलेबल है. दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है. From an economic perspective, targeting the goal of $5 trillion economy, a competitive huge market and an ancient inclusive culture with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in the 21st century is very strong. अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें इंडिया के राइज को तो जो हमारा गोल है जिसको टारगेट किया है गवर्नमेंट ने कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो अचीव करेंगे. एक काफी बड़ी मार्केट है हमारी कंट्री में अवेलेबल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनके लिए. और हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो तो सारी कंट्रीज से यूनिक है तो उसको काफी अप्रिशिएट भी किया जाता है. और हमारे जो बेसिकली इतने सारे लोग हैं जो ऑल ओवर ग्लोब और आप कह सकते हो डिफरेंट कंट्रीज में फैले हुए हैं जो यहाँ से हमारे एजुकेटेड मासेस हैं आप कह सकते हो वो फैले हुए हैं चारों तरफ. तो ये सारी चीजें मिलजुल के इंडिया को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं. From a strategic perspective अगर देखें तो India's military is self-sufficient with indigenous nuclear technology making it another nuclear power. Make in India scheme in technology and science is another milestone of Indian economy. तो इंडिया की जो मिलिट्री है स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियर पावर भी है इंडिया और काफी ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं या डेवलपमेंट हुई हैं इस फील्ड में जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया इज राइजिंग एज अ superior country as compared to other developing countries. All these changes are making India an important center of power in the present world. Let's now talk about Russia. Russia के बारे में भी आपको नॉलेज है काफी. सेकेंड हमने जो सेकेंड चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसमें हमने पूरा यूएसएसआर के बारे में पढ़ा जिसको पहले यूएसएसआर हम बोलते थे. So Russia was one of the largest of the 15 republics. इसमें रशिया 15th रिपब्लिक्स में सबसे बड़ी स्टेट थी और डिसोल्यूशन होने से पहले बोरिस येल्सिन had elected president of Russia in June 1991 in the first direct presidential election in Russian history. ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम बोरिस येल्सिन इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट. और जब अक्टूबर 1991 तक यूएसएसआर ऑलरेडी जो था वर्ज ऑफ कोलैप्स पे था येल्सिन अनाउंस दैट रशिया वुड प्रोसीड विद रेडिकल रिफॉर्म्स. उन्होंने अनाउंस किया कि रशिया काफी रेडिकल रिफॉर्म्स उठाएगा. अगर हम बात करें मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की तो यहाँ पे वो उठाए जाएंगे क्योंकि इससे पहले सोवियत यूनियन का जो मॉडल था इकोनॉमिक मॉडल वो फेल हो चुका था और अब नाउ दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मॉडल. तो ऐसा येल्सिन ने अनाउंस किया एंड दे वेंट फॉर शॉक थेरेपी. द पॉलिसीज चोजन फॉर दिस डिफिकल्ट ट्रांजिशन उन्होंने ये जो ट्रांजिशन चूज किया मतलब कि जो चेंज करेंगे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल में उसमें जो पॉलिसीज अपनाई गई हम इकोनॉमिक की बात करेंगे यहाँ पे लिबरलाइजेशन स्टेबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. And this former Soviet Union had to deal with a number of unique obstacles during the post-Soviet transition, including political reforms, economic restructuring, and the redrawing of political boundaries. रशिया की इकोनॉमी की हम बात करें तो it started reviving in 2000, 10 years after its independence. क्योंकि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बात की कि काफी डिफिकल्ट रहा ये जो ट्रांजिशन का पूरा फेज था और इतनी आसानी से सब कुछ स्टेबलाइज नहीं हुआ. इसको 10 साल लगे इकोनॉमी को रिवाइव होने में. Russia's GDP is currently 11th in the world. Russia has reserves of minerals, natural resources and gases that make it a powerful country in the global world. In addition, Russia is a nuclear state with a huge stock of sophisticated weapons. Russia is also a permanent member of the UN Security Council called P5. ये सारे पॉइंट्स भी मैंने उसी इंफॉर्मेशन में से निकाले हैं जो सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है रशिया के बारे में. तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रशिया. पहले अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन वाज देयर बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन रशिया टुक दिस सीट.
अब हम बात करेंगे इजराइल की लोकेशन यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू शो की है. सो इजराइल इज अ मिडल ईस्टर्न कंट्री ऑन द मेडिटेरियन सी and it is regarded by Jews, Christians and Muslims as the biblical holy land. Okay, ये मेन बात है इजराइल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए. Shown on the world map with a pointer, Israel has emerged as one of the most powerful nations in the 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence, besides economy. इकोनॉमी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में और इंटेलिजेंस की फील्ड में इजराइल ने राइज किया है. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, हमने वेस्ट एशिया की कुछ पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन किया, जो हमारा चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में हमने पढ़ा था. तो आप कह सकते हो कि वेस्ट एशिया में ये सिचुएटेड है और काफी वहाँ का जो पॉलिटिकल सीन है वो काफी बर्निंग पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है. Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense prowess. Prowess का मतलब होता है एक किसी तरीके की particular expertise या skill किसी particular field में, और ये इनके पास expertise है डिफेंस फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की फील्ड में, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो आप कह सकते हो ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल पे इजराइल एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच चुका है इन सारी फील्ड्स में जो काफी कंसिडर किया जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट. Sustaining against adversity is the principle with which a small Jewish Zionist nation, ये जो कंट्री है बहुत ही छोटी सी कंट्री है, लेकिन सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी मतलब बुरे वक्त को एज ए चैलेंज लेना और उसको झेल जाना, ये है इनका प्रिंसिपल. And Israel is placed in the contemporary global politics in general and the Arab dominated West Asian politics in particular. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इजराइल का राइज हुआ है एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, जो यहाँ पे मैंने सामने दिखाया हुआ है मैप के थ्रू. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. रशिया, इजराइल और इंडिया यहाँ पे न्यू नेशंस ऐड हुए हैं इस कंटेंट में. आपकी बुक में सिर्फ चाइना के बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको ले सकते हो. तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया, और इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी कुछ बच्चों ने पहले मेरे से बोला था, तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स पहले डाल दिए थे इस चैप्टर के. उसका जो वीडियो है उसका लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो. वो 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स थे, और इस पूरी की पूरी पीपीटी को आप ले सकते हो कि इसमें से आपके बहुत सारे 4 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स भी तैयार हो जाते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड द क्लास.